नमस्कार प्यारे बच्चों, माध्यमिक परीक्षा 2025 कक्षा 10 की जो 2025 में बोर्ड परीक्षा लगने वाली है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन, उसके लिए नमूना प्रश्न पत्र। इस वीडियो में मैं हिंदी विषय का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जिस मॉडल पेपर में से आपकी परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में जो 12 मार्च को लगने वाली है, उसमें लगभग अधिकांश प्रश्न पढ़ने की संभावना है। और दूसरी बात, इस मॉडल पेपर को पढ़ने के बाद में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनका लेवल क्या रहेगा और किस प्रकार उनका उत्तर देना होगा। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अंत तक वीडियो ज़रूर देखना, बिना स्किप किए, बिना आगे बढ़ाए वीडियो को, क्योंकि आप वीडियो को पढ़ते ही, शुरू करते ही छोड़ देते हैं। इससे आपका कोई भी आपका नॉलेज पूरा नहीं हो पाता, जिससे आपको अधूरी जानकारी मिलती है और आपको वो जानकारी कोई काम नहीं आती। तो बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र, जो 3 घंटे 15 मिनट का होगा और अंक होंगे उसके 80 अंक का पेपर होगा। बाकी 20 अंक आपके भेजे जाएंगे, 17 अंक के होंगे। तो देखिए, सामान्य निर्देश सबसे पहले पढ़ लेने चाहिए। पहला है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। प्रश्न पत्र पे आपको कुछ नहीं लिखना रोल नंबर के अलावा। पर जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं, उनके उत्तर एक साथ ही लिखें। आंतरिक खंडों वाले प्रश्नों के उत्तर एक जगह ही लिखना चाहिए। आगे है, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। कि कॉपी में जिधर जो लाइन होती है, इन लाइन के बीच में हमें प्रश्न का क्रमांक लिखना चाहिए। मान लो कि हम 5 प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो 5 लिखेंगे, 7 का लिख रहे हैं तो 7 लिखेंगे। तो ये परीक्षार्थी के लिए, आप लोगों के लिए सामान्य निर्देश थे। आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल पेपर है, बोर्ड ने जारी किया है। तो बोर्ड ने जारी किया है, इसका मतलब ये है कि उसने कुछ बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर बनाया है। प्रश्नों का स्तर बहुत ही अच्छा रखा होगा। तो खंड ए देखिए, इसमें पहला कहता है, निम्नलिखित विकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। 15 प्रश्न आएंगे, अबैध वाले 15, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो आपको पास होने के लिए, आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बहुविकल्प वाला जो ये खंड है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 4 शब्द है, मित्रता, पर्वत, लड़का और हिमालय। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी हिमालय, क्योंकि हिमालय एक है और विशेष है। एक और विशेष होते हैं किसी व्यक्ति वस्तु में, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। द का ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 2, मानसिक शब्द में पढ़ते हैं। तो बड़ी इक, सिक, इक या क, तो मान इसमें बना है मानस प्लस एक, मानसिक। तो ये ब वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। महर्षि, सदा, सदैव, नायक और स्वच्छ। तो यण संधि की विशेषता होती है कि इसमें पहला जो अक्षर होता है वो आधा होता है, हलंत होता है। तो देखिए, इसमें स्वच्छ में है सु प्लस अच, इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस अच। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में भूल जाते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 4, शताब्दी शब्द में समास का प्रकार है। कौन सा समास है? तो देखिए, शताब्दी जो है, इसमें सप्त प्लस अब्दी, सप्त अब्दों का या 100 वर्षों का समूह है। तो जिसमें पहला शब्द जो है संख्यावाचक हो, उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो द्विगु समास होता है, इसका उत्तर होगा द्विगु समास। प्रश्न 5, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला था। तो इस पाठ में मास्टर हीरालाल, मास्टर मोतीलाल, मास्टर मदन लाल, मास्टर नंदलाल। तो देखिए, लेखक ने बताया है कि मास्टर मोतीलाल को मूर्ति बनाने का काम दिया गया था। तो ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, मनु भंडारी, रामरक्ष बेनीपुरी और यतीन्द्र मिश्र। तो इन 4 में होगा यशपाल। ऑप्शन ए का बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 का प्रश्न देखिए, मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान रहा। कि मनु भंडारी को साहित्य के प्रति उत्साहित करने के लिए किसका योगदान रहा? तो इसमें है उनके पिता का योगदान,
उनकी डॉक्टर अम्बालाल का, राजेंद्र वर्मा का और शीला अग्रवाल का। तो लेखिका इस पाठ में बताती हैं यह कहानी, एक कहानी है भी कि शीला अग्रवाल जो उनकी प्राध्यापिका थी, उन्होंने ही उनको साहित्य के क्षेत्र में लाया था। तो उनका योगदान ऑप्शन स में सही हो जाएगा। प्रश्न 8, शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो तत्त, अवनद, सुशीर और घन। तो शहनाई देखो पता होना चाहिए कि शहनाई फूंक से बजाई जाती है और फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र सुशीर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि हैं। वात्सल्य का मतलब होता है कि माता पिता का संतान के प्रति प्रेम। तो तुलसी, रहीम, सूरदास और देव। तो सूरदास श्री कृष्ण का बचपन का वर्णन करते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, सूरदास। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि सूरदास हैं। आगे देखिए प्रश्न 10, नाथ शंभु धनु भंज निहारा हो ई को एक दास तुम्हारा। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी ओर संकेत करती हैं? तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई हैं। तो भरत, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तो इन पंक्तियों का वक्ता पूछा है, कहने वाला कौन है? तो उत्तर होगा ए राम। आगे देखिए प्रश्न 11 का प्रश्न देखिए, कामायनी के रचयिता हैं। तो कामायनी के रचयिता पूछा है। तो कामायनी के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मंगलेश डबराल, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचयिता हैं। ऑप्शन द का सही। 12 का देखिए, यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र है। स्वयं लेखक, बच्चा, माता, वृद्ध। तो केंद्रीय पात्र जो है वो बच्चा ही है, क्योंकि बच्चे की दंतुरित मुस्कान के कारण ही लेखक अपनी कविता लिख पा रहा है। तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 13, माता का अंचल पाठ में लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते थे? 4 ऑप्शन है, भोलानाथ, शिवनाथ, गोरखनाथ और दरिद्र नारायण। तो भोलानाथ के नाम से पुकारते थे। ए का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 14 का, साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन ने किन के फुटप्रिंट की जानकारी दी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास। तो जितेन ने गुरु नानक की फुटप्रिंट की जानकारी दी। आगे प्रश्न 15, हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम है। परमाणु, मैं कैसे लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ और मैं क्यों लिखता हूँ। मैंने क्यों लिखा। तो उस ऑप्शन द हो जाएगा सही, मैं क्यों लिखता हूँ। अज्ञेय की जो कविता है वो है, अज्ञेय वाला पाठ है ये। अब प्रश्न 1 में बहुविकल्प वाले सारे प्रश्न हो गए 15। अब हम प्रश्न 2 में पढ़ेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न 1 से 4, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, 4 अंक का ये प्रश्न होने वाला है। प्रश्न, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है उसे कहते हैं। तो स्वयं के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न 2, इस गेंद को मत फेंको वाक्य में विशेषण है। तो विशेषण कौन सा? इस गेंद से पहले जो जुड़ा हुआ है तो सार्वनामिक हो जाएगा, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें हम संकेतवाचक विशेषण कर सकते हैं। प्रश्न 3, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी कहते हैं। अर्थात जिनमें विकार नहीं आता उन्हें कहते हैं अविकारी या अव्यय। ठीक है। आगे प्रश्न 4 देखिए, संयोग शब्द में उपसर्ग है। तो संयोग में उपसर्ग है सम। कौन सा है? सम। सम हलंत, मैं यहाँ पे क्या है? हलंत। सम धन योग, समयोग बनाया संयोग से। ठीक है। और संधि का नियम लागू होगा इसमें, तो मैं जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। अब हम प्रश्न 3 पढ़ते हैं, और 3 में है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 6 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। गद्यांश देखिए, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेग पूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा और ये समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है तभी क्रोध होगा,
पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी, तभी भय पहुंच जाता है। अब देखिए गद्यांश हमने पढ़ा, अब इसके 6 प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम छांटने वाले हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा भय मनोविकार। भय, भय और क्रोध, क्या होगा? भय और क्रोध, ये दोनों क्या है? मनोविकार, मन में आने वाले विकार हैं। भय को परिभाषित कीजिए। देखो इसको परिभाषित करने के लिए हमने ये लाइन पढ़ेंगे। पहली लाइन है, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण जो साक्षात्कार से एक प्रकार का आवेगपूर्ण मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। तो ये दोनों लाइन इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न 3, दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल रहता है? तो ये देखिए तीसरी पंक्ति में क्रोध, दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? क्रोध आ जाएगा तीसरे का। गद्यांश में चौथा प्रश्न देखिए, गद्यांश में विपत्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। पर्यायवाची ढूंढना है, न कि विलोम। तो विपत्ति का पर्यायवाची होगा आपदा, आपदा, ठीक है। ऊपरी पर पहली पंक्ति में विपत्ति का पर्यायवाची आपदा होगा। प्रश्न 5, क्रोध कब प्रकट होता है? तो देखिए क्रोध प्रकट होगा यदि दुख का कारण चेतन हो, या फिर ये समझा जाए कि जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्या होगा? क्रोध। ये पंक्ति इसका उत्तर हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब अंतिम प्रश्न देखिए गद्यांश का, भय के लिए क्या जरूरी नहीं? तो भय के लिए कारण निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं, कारण का जानकार होना जरूरी नहीं, ठीक है। ये उत्तर इसका हो जाएगा। अब अपठित पद्यांश पढ़ेंगे हम, फिर उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न 4, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है 6, 1 से 6, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पद्यांश है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो इस कविता के कवि हैं, इसे बताना नहीं है, इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो ये शीर्षक जो है इसको आपको कमेंट करके हमें बताना है, क्योंकि शीर्षक इस कविता का आपको बताना है, क्योंकि आपकी समझ में आया नहीं। प्रश्न 2, उपयुक्त पद्यांश में रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखो रेखांकित पंक्तियाँ यहाँ पे हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो इनका आशय है कि कवि कहता है कि वह अपने जीवन में संसार का बोझ या दुख लिए फिरता है। उसके जीवन में दुख है, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए वह प्यार लिए घूमता रहता है, दूसरों के लिए फिर भी उसके मन में प्यार है। प्रश्न 3, काव्यांश में कवि किसका पान करता है? तो देखिए स्नेह सुरा का पान। तो इसका उत्तर होगा काव्यांश में कवि स्नेह रूपी, प्रेम रूपी शराब का पान करता है, ठीक है। प्रश्न 4, जग किसको पूछता है? उत्तर होगा जग उनको पूछता है जो जग की गाते हैं, अर्थात संसार के लोगों का गुणगान करते हैं। आगे है प्रश्न 5, उपयुक्त पद्यांश की मूल संवेदना। तो उपयुक्त पद्यांश की मूल संवेदना है कि सांसारिक जीवन से मन भर जाने के बाद में अपने अंतर्मुखी हो जाने, ये इसका मूल संवेदना है। प्रश्न 6, कवि किसका गान करता है? तो देखिए इसमें कवि क्या कहता है? अपने मन का गान करता है। अंतिम पंक्ति देखिएगा, मैं अपने मन का गान करता हूँ, तो इसका उत्तर होगा कवि अपने मन का गान करता है। तो ये खंड हमने पूरा किया। इसमें अपठित गद्यांश, पद्यांश, बहुविकलात्मक और रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखने को मिले। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा बनाया गया खंड ब देखते हैं। निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखे हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो है खंड ब का 2 अंक का होने वाला है। तो प्रश्न है, संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा को अपने भीतर जिंदा रखा। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में क्यों कहा गया है? तो एक लाइन है, इसके बारे में 2 प्रश्न हमें लिखने हैं, 2 उत्तर। ये कथन किसके संदर्भ में? तो ये जो कथन है वो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के संदर्भ में कहा गया है, और इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके मन में अपने शहनाई को बजाने के लिए, संगीत को बजाने के लिए, उनको सीखने के लिए ही हमेशा इच्छा रहती थी। संगीत के अलावा उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि ईश्वर से जब वो मांगते थे खुदा से, तो सिर्फ
मधुर स्वर ही मांगते थे। प्रश्न 6, हमारी संस्कृति पर मनीषियों का क्या प्रभाव पड़ा? पठित पाठ के आधार पर लिखिए। संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसका उत्तर होगा कि हमारी संस्कृति पर मनीषी बोलते हैं महान पुरुषों को, ऋषियों को। तो उनका प्रभाव ये पड़ा कि उनके द्वारा प्रेरित ज्ञान की खोज करने में हम लोगों ने भी ज्ञान की खोज करना सीख लिया। प्रश्न 7, संगीतकार का गायन में योगदान लिखिए। तो संगीतकार का योगदान यह है कि जब मुख्य गायक जो होता है वह अपनी जो मुख्य स्वर है, अपना जो गीत है उसकी पंक्ति से भटक जाता है या उसका जो गला बैठ जाता है, तो मुख्य संगीतकार ही उस गायन में वापस लाने में उनकी मदद करता है, वो उसकी भूमिका निभाता है। प्रश्न 8 देखिए, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव लिखिए। तो आत्मकथ्य जो कविता है उसका मूल भाव हम बताने वाले हैं। तो आत्मकथ्य कविता का मूल भाव है कि अपनी आत्मकथ्य कविता का मूल भाव यह है, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव है कि कवि ने अपने यथार्थ एवं अभावों से ग्रसित जीवन के बारे में प्रकाश डाला है, अपनी मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इसमें मनोभावों बिंबों के सहारे बताया गया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही है, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। आगे देखिए प्रश्न 9। प्रश्न 9 में बताया गया है कि मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बिला नहीं मिलेगा। उपयुक्त वाक्य किसने क्यों कहा? 2 उत्तर लिखने हैं। तो यह वाक्य जिते नार्गे ने लेखिका को कहा। लेखिका कौन? साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका मधु काकरिया, उनको कहा। इसलिए कहा कि जब लेखिका पूछती हैं कि ये लोग इतना बोझा कैसे उठा लेते हैं, तो जितेन उन्हें जवाब देता है। और इसलिए कहा कि यहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन संघर्षों से भरा है, कठिन जीवन है, इसलिए इन्हें मेहनती होना ही पड़ता है। प्रश्न 10, माता का अंचल पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन में खेलों का महत्व लिखिए। तो माता का जो अंचल उस पाठ में बताया गया है कि गाँव में उस ज़माने में कि जो बच्चे होते थे उनके जो खेल खिलौने होते थे वह घर पे ही उपलब्ध होने वाली चीज़ों से ही वो खिलौने बना लिया करते थे और आपस में मित्रों में प्रेम हुआ करता था और बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेल भूमिका निभाते थे। उदाहरण देकर समझाते हैं कि जब बच्चा कितना ही दुखी हो लेकिन अपने साथियों को खेलते हुए देख लेता है तो वो रोना भूल जाता है और उनके साथ खेलने लग जाता है। प्रश्न 11। प्रश्न 11 है, आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ है नज़रअंदाज कर देना या अनदेखा करना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि मोहन ने राहुल की तरफ आंखें मूंद ली, अर्थात उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो प्यारे बच्चों, हमने खंड ए और खंड ब को इस वीडियो में समझाया। अब हम बात करते हैं खंड स की, क्योंकि इस मॉडल पेपर को आप मन लगा करके अंत तक पढ़ लेते हैं तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। खंड स में देखिए, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 ही प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। ये लखनवी अंदाज यशपाल का जो पाठ है उससे ये पद्यांश लिया गया है। इसे प्रश्नों के जवाब देने हैं, 4 प्रश्न होंगे। उपयुक्त गद्यांश में कहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया गया? तो इसमें रेलगाड़ी के सेकंड क्लास के डब्बे का दृश्य प्रस्तुत किया है। प्रश्न 2, लेखक ने डिब्बे को लेकर क्या अनुमान लगाया? तो लेखक ने अनुमान लगाया कि डिब्बा निर्जन होगा या खाली होगा। प्रश्न 3, डिब्बे में बैठे सज्जन की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया? तो इसलिए असंतोष दिखाई दिया कि जो सज्जन ने सोचा कि ये जो लेखक है ये हमारे एकांत चिंतन में बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए उसे असंतोष दिखाई दिया। प्रश्न 4, डिब्बे की बर्थ पर कौन बैठा था? रेलगाड़ी के डिब्बे की सीट पर बैठा था लखनवी
नवाब, लखनवी नवाब या लखनवी नवाबी नस्ल का एक सफ़ेद पोश सज्जन, जिसे नवाब साहब बताया गया है। ये था। अब दूसरा अथवा का ध्यान से उसको भी देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु उसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ये प्यार के ज़्यादा हकदार होते हैं। पतोह बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। तो पाठ बताया गया है बाल गोविंद भगत और रामवृक्ष बेनीपुरी इनके लेखक हैं। प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो इसका उत्तर होगा जिस दिन उसका बेटा मरा। प्रश्न 2, बाल गोविंद भगत अपने बेटे के प्रति अधिक लगाव क्यों रखते थे? इसलिए रखते थे कि वह बोधा सा अर्थात कमजोर काया वाला था और बीमार रहता था। प्रश्न 3, भगत की पुतोहू की चारित्रिक विशेषता लिखिए। तो उसकी पुतोहू की चारित्रिक विशेषता पहली है वह सुभग थी, सौभाग्यशाली थी। दूसरी सुशील थी और तीसरी उसकी विशेषता वह है कि वह अपने परिवार की पूरी तरह प्रबंध कर रखी थी। प्रश्न 4, किस खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट खींचा? इसका उत्तर होगा भगत के बेटे की मृत्यु की खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रश्न 13 देखिए बच्चों, लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। आपके साथ पढ़ने वाले दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाता है। आपके लिए पढ़ाई से संबंधित ऐसे अच्छे कंटेंट लाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो प्रश्न 13 देखिए, अब निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। पद्यांश इस प्रकार से है। बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कोठारू, चैत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुंबड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जिनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ हो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। ये पद्यांश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो तुलसीदास हैं। इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। काव्यांश में कवि ने महाभट्ट किसे बताया गया है? तो बताया गया है परशुराम को। ठीक है, आगे प्रश्न 2 देखिए। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाव से क्या आशय है? तो इससे आशय है कि यहाँ पे कमजोर या डरपोक कायर कोई भी नहीं है। 3 का प्रश्न, रघुकुल में किन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती? तो देखिए रघुकुल में 4 चीज़ों पे अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती। पहला है सुर, दूसरा महिषुर अर्थात ब्राह्मण, देवता ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन चारों पे वीरता नहीं दिखाते। प्रश्न 4, उपयुक्त काव्यांश में किन किन के मध्य संवाद है? इस काव्यांश में लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद है। ठीक है, लक्ष्मण और परशुराम। अब देखिए दूसरा जो पद्यांश है अथवा में, उसको भी हम देख ही लेते हैं। यह लिया गया फसल कविता से। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह है नदियों के पानी का जादू है, वह है हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदेली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये पद्यांश था। इससे प्रश्न पूछे गए वो इस प्रकार से हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार फसल है भूरी काली मिट्टी का गुण धर्म, हाथों की स्पर्श की महिमा। प्रश्न 2, उपयुक्त काव्यांश में किन मानवीय मूल्य की ओर संकेत किया गया है? तो इसमें किसानों की मेहनत की ओर संकेत किया गया है। फसल किसका रूपांतरण है? तो फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है। प्रश्न 4, फसल को किसका संकोच बताया गया है? तो सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का। तो हवा की थिरकन का संकोच बताया गया। प्रश्न 14 देखिए, 3 अंक का होने वाला है। प्रश्न इस प्रकार से है, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये पंक्ति है। पान वाले के द्वारा कही गई पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले की क्या सोच रही होगी, कल्पना के आधार पर लिखिए। उत्तर सीमा 60 से 80, 3 अंक का होगा।
तो लिखना है कि पान वाले के मन में कैप्टन के प्रति बेइज्जती की भावना रही है, और दूसरा जो पान वाला है कैप्टन के प्रति बेइज्जती की भावना रखता था और तुच्छहीनता की भावना रखता था, क्योंकि पान वाला के मन में देशभक्ति की भावना नहीं थी। हमारी नज़र में ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए किसी देशभक्त के लिए। अथवा में देखिए प्रश्न है, हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। इतना त्याग था माँ का, लेकिन फिर भी उनकी माँ लेखिका के लिए आदर्श नहीं बन पाई। आपके अनुसार मनु भंडारी की माँ उनके लिए आदर्श क्यों नहीं बन सकी? तो मनु भंडारी जो थी वो प्रगतिशील विचारधारा की लेखिका रही है, इसलिए उनकी माँ घर गृहस्थी में रहकर अपना जीवन काट रही थी और वो इसलिए उन्होंने अपना आदर्श नहीं माना। प्रश्न 15, संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज निर्माण में किन लोगों के योगदान को दर्शाया है? तो समाज निर्माण में उन लोगों के योगदान को दर्शाया गया है जो समाज निर्माण के कार्यकर्ता के साथ में अपना योगदान देते हैं। जैसे कोई शहीद हो जाता है जिनका नाम अखबारों में समाचारों में आता है, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका नाम नहीं है लोगों के बीच में, लेकिन वह आज भी अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में बताया। उद्धव गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को समझने में असमर्थ क्यों रहे? तो इसका सीधा सा उत्तर बता देता हूँ कि उद्धव जो थे वह योग संदेश को बड़ा मानते थे, प्रेम को तुच्छ वस्तु मानते थे। उनका मानना था कि योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए वो गोपियों के प्रेम को नहीं समझ पाए। प्रश्न 16 देखिए, कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बताइए। जो नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र था, इनकी माता का नाम उमा देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई और बाद में उच्च अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता चले गए। 1936 में श्रीलंका गए, वहीं जाकर वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। घुमक्कड़ी अक्खड़ स्वभाव की जो धनी थे, उन्होंने भारत की अनेक यात्राएं की। अब देख लेते हैं उनकी जो काव्य कृतियाँ हैं। वह युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, और अंतिम है मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं। अब दूसरा है अथवा में रामवृक्ष बेनीपुरी की काव्य कृतियाँ। रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय भी देख लीजिए। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। इनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो जाने के कारण इनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों में बीता। इन्होंने 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में 1920 में गांधी जी के साथ जुड़ गए और इन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा और 1968 में इनका देहांत हो गया। अब इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। ये समाचार पत्रिकाओं में भी इन्होंने काम किया। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, जोगी आदि। इनके रेखाचित्र है माटी की मूर्ति। इन्होंने नाटक भी लिखा, अम्बपाली, कहानी है चिता के फूल, और इनका उपन्यास है बहुत प्रसिद्ध, वो है पतितों के देश में। यात्रा वृत्तांत लिखा इन्होंने, पैरों में पंख बांधकर, और एक संस्मरण भी लिखा, जंजीरें और दीवारें। तो इनका दोनों का जो कर्तृत्व और व्यक्तित्व परिचय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। प्रश्न 17, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को यह चेतावनी किस स्थान पर लिखी मिली, और आगे बताना है उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को अपने शब्दों में लिखी है। तो ये जो चेतावनी है लेखिका को ये चेतावनी योंगथांग से आगे बढ़ते हुए मिले, और उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ ये थी कि वहाँ पे एक बिल्कुल ही संकरा रास्ता था, ऊबड़ खाबड़ था, पत्थरों से बना हुआ रास्ता था और आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। अगर थोड़ी सी दुर्घटना हो जाए तो जो उनकी गाड़ी थी सीधी खाई में गिर जाए। इस प्रकार अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए लेखिका ने सिक्किम हिमालय की यात्रा की। आगे प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर अज्ञे द्वारा लिखने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो अज्ञे ने लिखने के अनेक कारण बताए, उनमें प्रमुख है, पहला तो है
आंतरिक मनोविकार या मन की जो व्यवस्था है वह। दूसरा है प्रकाशक का आग्रह, तीसरा संपादक का तकाजा, चौथा है बाह्य दबाव। इन 4 कारणों से कोई भी लेखक लिखने के लिए विवश हो जाता है। 18 का प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। 6 अंक का निबंध आएगा। पहला विषय है भारत में 6 ऋतुओं का प्रभाव। 6 ऋतुएं भारत में हैं, उनका प्रभाव, उसके जो बिंदु हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। दूसरा जो है विषय विद्यार्थी जीवन, भावी जीवन का आधार, इसके भी बिंदु दिए गए हैं। तीसरा है राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर। और चौथा जो है आपके लिए निबंध का विषय, यदि मैं प्रधानाचार्य होता। तो इन चारों में किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 19 का प्रश्न देखिए, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजनार्थ एक प्रार्थना पत्र लिखें। प्रार्थना पत्र लिखना प्रधानाचार्य को कि खेल सप्ताह का आयोजन किया जाए। 4 अंक का होगा। दूसरा, अथवा में स्वयं को यशवर्धन मानते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा तैयारी एवं समय प्रबंधन के बारे में बताया गया है। पिताजी को बताना है कि पूजनीय पिताजी, मेरी तैयारी किस प्रकार से चल रही है, समय का प्रबंधन किस प्रकार से आप कर रहे हैं। अंतिम और 20 का प्रश्न है, नगर पालिका उधमगढ़ की ओर से स्वच्छता जागरूकता हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो एक विज्ञापन लिखना है नगर पालिका उधमगढ़ की तरफ से। दूसरा है ग्रीष्म अवकाश में स्काउट गाइड द्वारा कौशल विकास शिविर में बनाई गई सामग्री की प्रदर्शनी हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो ये 20 प्रश्न प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। हमने उत्तर के साथ में पूरे पेपर को समझाया और किस प्रकार से आपकी परीक्षा में आप ये पूरा वीडियो देख करके अपने दोस्तों को दिखा करके अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मॉडल पेपर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए किस प्रकार